मूवी की शुरुआत होती है और हमें ज़ॉम्बीज़ एपोकलिप्स की शुरुआत दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें ज़ॉम्बीज़ एपोकलिप्स के 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। सालों पहले के डिस्ट्रक्शन के बाद अब तो काफी कुछ बदल चुका है और आज के इस दौर में जो बचे कुचे लोग हैं उन्होंने अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक तो वो जो कि खुद को सर्वाइवल की कैटेगरी में रखते हैं और दूसरे वो जो सोन की कैटेगरी में आते हैं। दरअसल ये लोग ज़ॉम्बीज़ की पूजा करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो ईश्वर की देन है और इसी के चलते इन लोगों ने ज़ॉम्बीज़ की पूजा का प्रचलन शुरू किया। और अब हम मिलते हैं बेन से। बेन जो कि खुद को सर्वाइवलिस्ट मानता है। इस वक्त बेन एक बोट पर है, वो भी अपने 2 साथियों के साथ, और वो दोनों भी बिल्कुल उसी के जैसे एक इंसान हैं। ट्विटर और रेचल ये दोनों लड़कियां बेन की काफी अच्छी दोस्त हैं। ये तीनों इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। अगर किसी एक पर भी मुसीबत आई तो दूसरा जान देने के लिए तैयार रहता है। बेन ट्विटर और रेचल से कुछ बातें ही कर रहा था कि अचानक उसकी नजर दूर से आती हुई एक बोट पर पड़ी। पहले तो बेन को ऐसा लगा कि वो उन्हीं की तरह कोई सर्वाइवलिस्ट होंगे, लेकिन जैसे जैसे बोट उनके करीब आने लगी, बहुत ध्यान से देखने पर बेन को उनकी बोट पर काले झंडे नजर आते हैं और ऐसा देखते ही बेन समझ जाता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि स्वेंस है और हो न हो वो उनके पास उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। दरअसल स्वेंस का यही काम है, वो बचे हुए लोगों को बंदी बनाकर जबरदस्ती अपनी कम्युनिटी में शामिल करते हैं ताकि उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहे और वो उस पूरी दुनिया पर राज कर पाए। ये देखते ही बेन जल्दी से रेचल और ट्विटर से छिपने के लिए कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें बाहर आना होगा, लेकिन तब तक के लिए तुम खुद को बचाओ। और अब देखते ही देखते वो बोट भी उनके काफी करीब आ चुकी थी। उन्हें पास आता देखकर बेन फिशिंग करने की एक्टिंग शुरू कर देता है। स्वेंस करीब आते ही कहते हैं, यहाँ की मछलियाँ तो काफी दूषित हो चुकी हैं, अगर मेरी सलाह मानो तो तुम्हें यहाँ मछलियाँ बिल्कुल नहीं पकड़नी चाहिए। तभी बेन की नजर स्वेंस की बोट पर पड़ती है। बेन देखता है कि स्वेंस ने एक इंसानी लड़के को बंदी बनाया हुआ है और इससे पहले कि वो कुछ कहे और सुन पाता, स्वेंस तुरंत ही अपना हथियार उठाकर उस पर हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन बेन तो पहले से अलर्ट था। इतने में ही उसकी मदद के लिए रेचल और ट्विटर भी आ जाती हैं और अब तीनों मिलकर स्वेंस को मार गिराते हैं। तो फाइनली इन्होंने ये लड़ाई जीत ली थी और इन लोगों ने एक साथ मिलकर आखिरकार उस बंदी बने लड़के को भी छुड़वा लिया। आपस में थोड़ी बातचीत होने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि इस लड़के का नाम रमी है। रमी इन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और साथ ही उन्हें अपने आइलैंड पर चलने के लिए ऑफर करता है, तुम लोगों ने मिलकर मेरी जान बचाई है और जब ये बात मेरे आइलैंड वालों को पता चलेगी तो वो इसके बदले तुम्हें ढेर सारा पैसा देंगे, जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे आइलैंड पर चलना होगा। और फिर क्या था, तीनों ने रमी की बात मानने का फैसला किया। जल्दी वो उसकी बताई गई जगह पर पहुँचे, लेकिन बेन ने बड़ी ही चालाकी से रेचल और ट्विटर को वहीं छुपा दिया और खुद रेमी के साथ आगे बढ़ गया। दरअसल इस दुनिया में रहने वाले किसी भी इंसान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए तीनों हमेशा पूरी प्लानिंग के साथ और सतर्क होकर चलते हैं। इसलिए बेन अकेला ही रेमी के साथ आगे बढ़ा। इतने में ही उसे अपने सामने रेमी के कुछ साथी आते हुए दिखाई दिए और इन लोगों के पास भी बड़े बड़े हथियार हैं। इनके ग्रुप का लीडर जिसका नाम जेम्स है, वो बड़ी ही आसानी से रेचल और ट्विटर को वहीं छुपा हुआ देख लेता है। वो बेन से कहता है, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है और डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए अपनी लड़कियों से बाहर आने के लिए कहो, ये लुका छिपी का खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर क्या था, वो दोनों अपने हथियारों के साथ बाहर आ जाती हैं। रेचल को देखते ही जेम्स कहता है, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। आंसर में रेचल कहती है, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो आपको नहीं पहचानती, मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। जेम्स दिमाग पर जोर डालते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने कहीं तो तुम्हें देखा है, आखिर कहाँ, बस वो मुझे याद नहीं आ रहा। इतने में ही जेम्स चौंक कर कहता है, हाँ याद आया, मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन के फोटो में देखा है। दरअसल वो हमसे कुछ सालों पहले मिली और हमारे ही साथ रहने लगी, लेकिन कुछ समय से वो हमारे साथ नहीं है। तुम्हें पता है उसका कुछ सामान तो अब भी मेरे पास पड़ा हुआ है और अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चलकर इनाम के पैसे और अपनी बहन का सामान भी ले सकती हो। लेकिन बेन और ट्विटर आगे जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, वो वहीं से वापस जाना चाहते हैं। लेकिन वहीं रेचल अपनी बहन को लेकर काफी इमोशनल है। वो यहाँ तक आने के बाद अपनी बहन का सामान लिए बिना नहीं जाना चाहती और अब ना चाहते हुए भी बेन और ट्विटर को उसके साथ जाना पड़ता है। वो दोनों किसी भी हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। एक बड़ी सी दीवार पार करने के बाद ये सभी उनकी बस्ती में पहुँच जाते हैं और हैरानी की बात तो ये थी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपने लिए काफी व्यवस्थाएं बनाकर रखी थी। रेचल को जल्दी अपनी बहन का सामान मिल जाता है। अचानक उसकी नजर एक पेंडेंट पर पड़ती है और ये पेंडेंट रेचल ने ही अपनी बहन को गिफ्ट किया था। उसे देखकर तो वो काफी इमोशनल हो जाती है, यहाँ तक कि वहाँ पर उसे अपनी बहन के साथ की कई फोटोग्राफ्स मिलती हैं।
वो जेम्स से रोते हुए पूछती है कि आखिरकार मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। जेम्स उससे कहता है वो 2 साल पहले हमें यहाँ से छोड़कर चली गई। उसने हमसे वादा किया था कि वो वापस जरूर आएगी, लेकिन अब तक हम महज उसका इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनते ही इमोशनल होकर रेचल वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। ट्विटर उसे समझाती है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अगर वो जिंदा है तो हम मिलकर उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। बेन को ये जगह थोड़ी ठीक ठाक लगती है, इसलिए ये लोग आज रात यही बिताने का फैसला करते हैं। दूसरे दिन सुबह जैसे ही इन लोगों की आँख खुली, अचानक जोरदार धमाका हुआ। बेन ने घबराकर कहा, आखिर ये कैसी आवाज थी? तब जेम्स ने बताया कि शायद स्वंस यहाँ पर आ गए हैं और उन्होंने हमारी दीवार को तोड़ दिया है, ये उसी का धमाका है। जेम्स वहाँ पर सभी को अलर्ट करना शुरू कर देता है। हमें अपने अपने हथियार उठाकर आगे बढ़ना होगा, उन्हें रोकना होगा। जाने से पहले वो बेन, ट्विटर और रेचल को वहीं रुकने के लिए कहता है। ये हमारी लड़ाई है और हमें ही लड़ना होगा, तुम सुरक्षित यहीं रहो। लेकिन ये तो बेन के उसूलों के खिलाफ है, वो ऐसे इन लोगों को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो रेचल को वहीं रुकने के लिए कहता है और ट्विटर को साथ लेकर जेम्स के साथ जंग पर निकल जाता है। रेचल के साथ यहाँ पर रेमी भी रुका हुआ है। उधर जेम्स जब अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचता है तो क्या देखता है, काफी ज्यादा संख्या में ज़ॉम्बीज इनके आइलैंड की तरफ आ चुके हैं और अब दोनों गुटों में भयंकर लड़ाई शुरू होती है। ज़ॉम्बीज और इंसानों के बीच की लड़ाई, जहाँ पर इंसानों ने ज़ॉम्बीज को मारने के लिए कई सारे ट्रैप्स बिछा रखे थे। इधर रेचल और रेमी के बीच बातचीत हो रही है। रेमी उसे बताता है कि इसी तरह कुछ साल पहले ज़ॉम्बीज ने उसके आइलैंड पर हमला कर दिया और उसी हमले में वो जेम्स की वाइफ और भी हमारे बहुत से साथियों को उठाकर अपने साथ लेकर चले गए। रेचल हैरानी से पूछती है, आखिर वो बार बार हमला क्यों करते हैं? तब रेमी उसे बताता है, दरअसल ये आइलैंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके एक तरफ स्वंस रहते हैं और दूसरी तरफ हम लोग। ये सुनते ही रेचल को शॉक लग जाता है, तुम लोग तो पागल हो चुके हो, आखिर स्वंस के साथ आइलैंड को कौन शेयर करता है? हमें तो इनसे कहीं दूर जाकर बसना होगा, वरना तो कोई नहीं बच पाएगा। इतने में ही एक ज़ॉम्बी खिड़की के पास आ जाता है और वो अपने हाथों को निकालकर रेमी का गला दबाना शुरू कर देता है। अब रेमी जल्दी से चाकू को उठाकर ज़ॉम्बी के हाथों को काट देता है और फाइनली अपने आप को बचा पाता है। वो मुस्कुराते हुए रेचल से कहता है, मैं तुम्हारी बहन के बारे में और भी कुछ जानता हूँ। तुम्हें पता है स्वंस का मेन मुखिया ग्रिनर है और तुम्हारी प्यारी बहना ग्रिनर की सबसे बड़ी वफादार है। और तुम्हें ये सुनकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि वो सिर्फ वफादार ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी भी है और तो और उनके बच्चे भी हैं। ये सच बिल्कुल नहीं हो सकता, रेचल चिल्लाते हुए कहती है। ये सुनकर तो मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। और तुम्हें पता है मैं तुम ही लोगों को ढूंढने निकला था, लेकिन गलती से स्वंस के हाथ लग गया, क्योंकि एक तुम ही हो जो अपनी बहन को समझाकर उनके ग्रुप को तोड़ने में हमारी मदद कर सकती हो। रोमी अपनी बातों को बता ही रहा था कि अचानक वहाँ एक और ज़ॉम्बी का हमला होता है। इस बार रेचल और रेमी दोनों पर जोरदार हमला होता है। रेचल कैसे भी करके अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन बड़ी ही बुरी तरीके से रेमी ज़ॉम्बीज के हाथ लग चुका था और वो उसे बुरी तरह मार देते हैं। रेचल वहाँ से भागती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी अब भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी से झील में कूद जाती है और उसके पीछे पीछे वो ज़ॉम्बी भी पानी में कूद जाता है। और अब जल्द ही रेचल चाकू निकालकर पानी में ही उस ज़ॉम्बी को मार डालती है। और वहीं दूसरी तरफ चल रही लड़ाई में दोनों ओर के बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। इतने में ही एक ज़ॉम्बी ट्विटर के कंधे पर झपट पड़ता है और वो उसे काट लेता है। पीछे से बेन आकर ज़ॉम्बी को तुरंत मार देता है, लेकिन ट्विटर ये देखकर परेशान हो जाती है कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया, यानी कि जल्द ही वो भी एक ज़ॉम्बी जैसी बन जाएगी। बेन उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो, हम जल्द ही तुम्हारा मेडिकेशन करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये घाव तो बिल्कुल गहरा नहीं है। ट्विटर बेन से कहती है कि वो ये बात रेचल को बिल्कुल न बताए। अब वो दोनों जैसे ही रेचल के पास पहुँचते हैं, रेचल रोते हुए कहती है, इन लोगों ने जानबूझकर हमें यहाँ फंसाया, ये पूरा का पूरा आइलैंड स्वंस से भरा हुआ है, यहाँ हम एक पल के लिए भी सुरक्षित नहीं है। और तुम लोगों को पता है, इन लोगों को ये बात पहले से पता थी कि मैं स्टेकी की बहन हूँ और ये सारा प्लान हमें यहाँ लाने के लिए किया गया था। और फिर क्या था, बेन जेम्स के पास पहुँचता है और उसे इस बात के लिए कन्फ्रंट करता है। अब जेम्स उन्हें बताता है, दरअसल हम लोगों की स्वंस के साथ एक डील चल रही थी और यहाँ रहने की खातिर हम हर कुछ दिनों में स्वंस को एक नॉर्मल इंसान सौंप देते हैं, लेकिन इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि शायद अब उन्हें ये डील मंजूर नहीं, वो हमसे ये डील तोड़ना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें पता है, मैं भी एक प्लानिंग कर रहा था, मैं स्वंस को जड़ से खत्म कर देना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। ये सुनकर रेचल गुस्से में कहती है, तुम्हारा प्लान क्या है? जेम्स कहता है, स्वंस की बस्ती में एक
एक ऐसा एरिया है जिसे पैराडाइज कहते हैं और वो उनका मेन एरिया है। वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और जब हम उस एरिया को उड़ाने में कामयाब हो जाएंगे तो उनके मैक्सिमम लोग मारे जाएंगे। और तुम्हारी बहन जो कि अब उस जगह की पुजारन बन चुकी है, तो तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा और तुम्हें हमें भी वहाँ तक पहुँचाना है। लेकिन बेन इस लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बेन के मना करते ही जेम्स हथियार उठा लेता है और तीनों को बंदी बनाकर पिंजड़ेनुमा जेल में डाल देता है। यहाँ तक कि जेम्स ने उनके हथियार भी छीन लिए। बेन अंदर बैठे बैठे ही चिल्ला रहा था, मैं तुम सबको मार दूंगा। अब जेम्स उसे समझाते हुए कहता है, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता है मैं ज़ॉम्बीज़ से बचते बचाते ही साइलेंट पर पहुंचा था और उसके कुछ ही महीनों के बाद एक आदमी यहाँ पर आया और उसका नाम ग्रिनर था। दरअसल ज़ॉम्बीज़ के अटैक में ग्रिनर ने अपने पूरे परिवार को खो दिया, यहाँ तक कि वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। हम लोगों ने मिलकर उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिशें लगातार नाकाम होती जा रही थी। ग्रिनर की हालत लगातार खराब होती जा रही थी और एक दिन अचानक वो गिरा और फिर कोमा में चला गया। उस वक्त हमारे साथ रेचल की बहन स्टैकी भी रहती थी। स्टैकी बहुत अच्छी और धार्मिक लड़की थी, इसलिए ग्रिनर की देखभाल का काम हमने स्टैकी को सौंप दिया। अब स्टैकी नियमित रूप से उसके कमरे में जाती और बाइबल पढ़ती। उसके कुछ ना कहने पर भी वो उससे तरह तरह की बातें किया करती और उसे फिर से उस दुनिया में वापस आने के लिए मोटिवेट करती। और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। अचानक ग्रिनर कोमा से उठकर बैठ गया। उसके उठते ही चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब उससे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, उसकी बातें बड़ी ही अजीब थी। वो अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहा था। वो सबसे कहता, ईश्वर ने मुझे वापस मौका देकर इस संसार का उद्धार करने के लिए भेजा है। चूँकि स्टैकी उसके बहुत करीब थी, इसलिए लगातार वो उसकी बातों के चंगुल में फंसती जा रही थी। और एक दिन दोनों हमारे पास आए और अपना खुद का परिवार बनाने की बात कही, लेकिन मेरे साथ रहने वाले लोगों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए हमने एक फैसला लेकर इन दोनों को इसी आइलैंड पर रहने के लिए दूसरी जगह दे दी। लेकिन पता है तुम्हें, वहाँ जाकर उन दोनों ने एक नया ढोंग शुरू किया। उन दोनों ने ज़ॉम्बीज़ की पूजा करनी शुरू कर दी और अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए बच्चों को पैदा करना शुरू किया। ग्रिनर एक एक कर लोगों को अपनी बातों में फंसाने लगा और देखते ही देखते उसकी संख्या हम लोगों से ज्यादा हो गई। लेकिन मैं ऐसा पाप बिल्कुल नहीं होने दूंगा और उसी दिन मैंने ये ठान लिया था कि मैं इनकी पूरी प्रजाति को खत्म कर दूंगा। और इतना कहते ही जेम्स उठता है और सीधा रेचल के पास पहुंच जाता है। वो सिर्फ रेचल को बाहर निकालते हैं और उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे ग्रिनर के अड्डे पर पहुंचा देते हैं। जेम्स एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए उससे कहता है, तुम पहचान रही हो ना, ये तुम्हारी बहन है और अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहती हो तो कल तक इनसे लेकर हमारे 20 बोट हमें वापस लौटा देना ताकि हम यहाँ से दूर जा सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जल्दी हम तुम्हारी बहन को मार देंगे। इतने अरसे के बाद रेचल अपनी बहन को देखकर बहुत खुश है। जेम्स उसे छोड़कर जैसे ही वहाँ जाने लगता है, अचानक ग्रिनर के आदमी उस पर हमला कर देते हैं और रेचल को भी बंदी बनाकर स्टैकी के पास लेकर आ जाते हैं। स्टैकी भी रेचल को देखकर बहुत खुश है और वो उससे मिलते ही रेचल को ज्ञान की बातें बताने लगती है। देखो रेचल, तुम्हें इन लोगों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाओ, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। और फिर क्या था, वो एक एक कर ज़ॉम्बी होने के फायदे गिनवाने लगती है, क्योंकि हमारी दुनिया में कोई दुख कोई परेशानी नहीं है, यहाँ किसी चीज की कोई फिक्र नहीं और जल्द ही हम हमेशा के लिए अमर भी हो जाएंगे। अपनी बहन के मुंह से इन बातों को सुनकर रेचल हैरान है। वो उसे समझाते हुए कहती है, ये पागलपन है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है। ये पागलपन छोड़ो और इंसानों की तरह जीना सीखो। वहीं दूसरी तरफ बेन और ट्विटर, जो कि अब भी कैद हैं, वहाँ उन पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है, लेकिन अंदर बंद होने के कारण वो उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इतने में ही ट्विटर को एक ज़ॉम्बी के पास चाबी दिखाई देती है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही चालाकी से उससे चाबी छीन लेती है और फिर क्या था, जल्द ही ज़ॉम्बीज़ को चकमा देकर वो खुद को आजाद कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रेचल और स्टैकी को देखते हैं। रेचल, जो कि अब भी स्टैकी को समझाने की कोशिश कर रही है, आखिर ऐसे माहौल में तुम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगी, उन्हें कैसे पालोगी। इस पर स्टैकी कहती है, कैसी बातें कर रही हो तुम, मैंने तो अपने बच्चों को अनंत काल तक अमर होने का तोहफा दिया है, भला इससे भी बड़ा कोई बलिदान हो सकता है क्या। वहीं बेन और ट्विटर को एक मैप मिलता है और जल्द ही उस मैप की मदद से वो ग्रिनर के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। दरअसल वो किसी भी हाल में रेचल को वहां से बचाकर वापस लाना चाहते हैं। वहां उसके अड्डे में दाखिल होते ही उन दोनों को अजीब सी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है और ये आवाज ग्रिनर की थी, जो कि अपने भाषण के जरिए सबको उलझाने की कोशिश कर रहा है। मैं कयामत की रात तक जिंदा रहूंगा और अगर तुम सब भी अमर होना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ।
बेन और ट्विटर वहीं छिपकर उसकी बातों को सुन रहे हैं, जिसे सुनकर तो उन दोनों को बहुत हंसी आती है। अब जैसे ही रात गहरी हो जाती है, दोनों छुपते छुपाते अंदर पहुंचते हैं और एक एक कर वहां लगे पहरेदारों को मारने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रिनर, जिसने अब तक जेम्स को पूरी तरह से मार डाला था और अब तो वो उसके मांस को निकाल कर खा रहा था, यहाँ तक कि बड़ी ही खुशी से अपने पूरे परिवार को खिला रहा था। जेम्स उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो पूरी तरह से उसे खत्म कर दे, उसे ऐसी हालत में बिल्कुल ना छोड़े। लेकिन ग्रिनर, वो तो पूरा पागल था, वो उससे कहता है अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारा मांस कभी नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि फिर तो तुम जहरीले हो जाओगे और आज की पूरी रात मुझे किसी भी हाल में तुम्हें जिंदा रखना है। मैं तुम्हें कल मारूंगा, क्योंकि कल ब्लेसिंग की रात है और कल कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं दूर खड़ी रेचल, जो कि सब कुछ देख और सुन रही थी, वो हैरान हो रही थी कि इस तरह के लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। ये तो साइकोपैथ इंसान है। अब तक बेन और ट्विटर भी वहाँ पहुँच चुके थे, वो दोनों वहीं छिपे हुए थे और ये सारा का सारा किस्सा सुन रहे थे। ग्रिनर लगातार मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था, जिसे देखते ही रेचल को वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है। अब स्टैकी और ग्रिनर दोनों मिलकर रेचल के साथ एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, ताकि वो रेचल को भी बिल्कुल अपने जैसा बना सके। और वो जैसे ही ये शुरू करते हैं, बेन और स्टैकी दोनों मिलकर उन पर जोरदार हमला करते हैं। इधर ट्विटर ग्रिनर को संभालती है, वहीं बेन और दूसरे आदमियों को। बेन वहीं मौजूद एक आदमी को जैसे ही मारने वाला होता है, वो उसके सामने हाथों को जोड़ लेता है। देखो, मेरे सर पर बिल्कुल मत मारना, मेरी बॉडी में तुम कहीं भी मार सकते हो, लेकिन मेरे सर पर बिल्कुल नहीं। आखिर ऐसा क्यों? बेन पूछता है। क्योंकि हम इंसानी रूप में एक एक्रोइड्स हैं। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, अमर रहना और अपनी जनजाति को बढ़ाना। यानी कि इससे साफ था कि ट्विटर को जिसने काटा वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक्रोइड्स थे, और यही कारण था कि वो अब तक ज़ॉम्बी में नहीं बदली। इतने में ही मौका पाकर वो एक्रोइड बेन पर जोरदार हमला करता है, लेकिन बेन एक बार उसके सर पर करता है और वो वहीं मारा जाता है। इसके बाद बेन सबसे पहले जाकर रेचल से मिलता है, जो कि बहुत घबराई हुई थी। बेन उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे यहाँ से सुरक्षित लेकर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ट्विटर, जिसे अब काफी गोलियां लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो डटकर ग्रिनर का सामना कर रही थी और अब वो धीरे धीरे कर ग्रिनर के साथ उसी पैराडाइज में पहुंच जाती है और वो पैराडाइज चारों ओर ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। इधर रेचल और बेन भागकर दोनों पैराडाइज तक उसे बचाने के लिए पहुंचते हैं। बेन चिल्लाकर ट्विटर से कहता है, तुम्हें किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा बल्कि एक्रोइड ने काटा है। लेकिन वहाँ इतना शोर था कि ट्विटर बेन की कोई बात नहीं सुन पाती। वो बॉम्ब को निकालती है और वहीं ब्लास्ट कर देती है। वो सारे ज़ॉम्बीज के साथ मारी जाती है, लेकिन अब तक ग्रिनर और स्टैकी बच गए थे। ग्रिनर वापस आकर अपने भाषण को चालू कर देता है। अब रेचल से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसने अपनी दोस्त को खोया था और इसी गुस्से में वो ग्रिनर को मारने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन ग्रिनर बहुत ताकतवर था, वो एक ही झटके में रेचल को नीचे गिरा देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक पीछे स्टैकी आ जाती है और अपनी बहन पर हमला होते हुए देखकर वो पीछे से ग्रिनर पर जोरदार वार करती है। लेकिन अब तक ग्रिनर नहीं मरा था। बेन वहाँ पर आता है और वो ग्रिनर के सामने गन तान कर खड़ा हो जाता है। ग्रिनर, जिसके चेहरे पर मौत का कोई खौफ नहीं था, मुझे मार लो, मैं तो अमर हूँ, मुझ पर किसी चीज का कोई असर नहीं होगा। बेन सीधा उसके सर में गोली मारता है और उसी समय ग्रिनर का दी एंड हो जाता है। और इसके बाद हमें एक नई सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां हम रेचल और बेन को देखते हैं, जो कि बिल्कुल सुरक्षित हैं, और इनके साथ ही हम स्टैकी को भी देखते हैं। तो फाइनली रेचल और बेन ने मिलकर स्टैकी को इस दलदल से बचा लिया और वो तीनों एक नाव पर सवार होकर वहां से कहीं दूर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।